अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, इन इक्वेशंस को डराइव करेंगे। सो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसी इक्वेशंस थी, और ये भी कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑल टुगेदर हमें चाहिए क्यों। ठीक है, सो उसके लिए हम समझते हैं। सो सपोज़ करिए आपके पास कोई इवेंट होता है और वो एक रेफरेंस फ्रेम लेट्स से आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम S है और एक S डैश है। कोई इवेंट होता है इस S रेफरेंस फ्रेम में जो कि पॉइंट P पे हुआ है, और S रेफरेंस फ्रेम उसके कोऑर्डिनेट्स मेजर करता है x, y, z और टाइम t पर, जबकि S डैश सेम इवेंट के ये फ्रेम इस सेम इवेंट के कोऑर्डिनेट्स मेजर करेगा अपने लिहाज से, और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ठीक हो गया। सो अब अगर हमें पता है कि इन दोनों रेफरेंस फ्रेम में ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और नॉन एक्सेलरेटिंग है, यानी कि ये रेस्ट पे है और ये किसी वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, लेकिन दोनों जो है इनमें से दोनों में से कोई भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा। ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे ये दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है। सो इन दोनों फ्रेम में फ़िज़िक्स के लॉज जो है वो सेम होंगे, वैलिड होंगे, यानी जो मोमेंटम जो भी लॉ होगा, यानी कि इस पॉइंट P पर जो इवेंट हुआ है इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लें, एनर्जी लगा लें, तो जो भी फिज़िकल लॉज होंगे वो पॉइंट P पर S जब उन लॉज को अप्लाई करेगा तो उसके लिए भी वो वैलिड होंगे। जब S डैश अप्लाई करेगा तो दोनों ये फाइंड करेंगे कि पॉइंट P पर जब वो लॉज ऑफ फिज़िक्स लगाते हैं तो वो सेम है। हाउएवर ये x डैश, y डैश, z डैश इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं दे विल एडजस्ट देयर वैल्यूज़। ठीक है, सो x की t की इन सब की जो वैल्यूज़ होंगी वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगी, जबकि जो लॉज हैं वो सेम रहेंगे। अब अगर s डैश जो है ये जानना चाहे कि जो इसके रेफरेंस फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो s के रेफरेंस फ्रेम के कोऑर्डिनेट से किस तरह रिलेटेड हैं। ठीक है, क्योंकि हम अभी देखेंगे कि ये जो पॉइंट P है ये एट डिस्टेंस x यहाँ से है, और लेट्स से इसके लिहाज से ये किस डिस्टेंस पे है, वो कुछ डिस्टेंस जो है वो ये इस टोटल डिस्टेंस में से कुछ ये वाला डिस्टेंस माइनस, अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि s के लिहाज से इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो s डैश या s इन दोनों में से कोई एक ये जानना चाहे कि भाई उसके कोऑर्डिनेट्स दूसरे के कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अप्लाई की जाती हैं, ये बनाई गई हैं। और सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो एक आप कह लें कि रिलेटिविटी में जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले जो रिलेटिविटी हम करते थे, यानी एक बॉडी जो है उसके लिहाज से दूसरी बॉडी कैसे मूव कर रही है वगैरह, सो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी उनको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहते थे। यानी वो सिंपली एक बॉडी की दूसरी बॉडी के लिहाज से जो मोशन है उसको सिंपली, अगर वो बॉडीज़ जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो वेलोसिटीज़ कैसे जो है वो माइनस होंगी, और अगर ऑपोजिट जा रही हैं तो ऐड होंगी। तो सो वो सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना लेते थे। तो अभी हम देखेंगे बहुत सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। सो ये सेम इसी बुक में आपके पास पेज नंबर 1251 पर गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके आपने इक्वेशंस को बस याद रखना है। तो आप सपोज़ करें कि इस तरह हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है S, ठीक है, उसके रेफरेंस उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास कुछ x, y, z हैं, t है। इसी तरह S डैश है जिसके कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश और z डैश हैं, और टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू टी पर, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पर आपकी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे थे। यानी ये चूँकि वेलोसिटी u से आगे मूव कर रहा है तो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये दोनों, यानी S डैश जो था वो इसके ऊपर एट एग्जैक्टली ऑन दिस फ्रेम था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम t गुजरा तो ये आगे मूव कर गया। ठीक है, सो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू टी डैश द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ x o डैश एंड o वर मैचिंग। तो अब
इसी तरह पॉइंट P पर कोई इवेंट होता है S डैश में, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू दिस S फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z, ठीक है। सो P के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू S फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे x y z और t, ठीक है। इसी तरह जो S डैश है उसके लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़ाहिर है तब हम 0 O डैश से इसका मेजर करेंगे तो x वो हो जाएंगे x डैश, ठीक है, y डैश और t डैश, और अगर z है तो ज़ाहिर है z डैश भी। तो ये x डैश y डैश और z डैश x y z से कैसे रिलेट करते हैं इसके लिए, और अगेन ये चूँकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश जो है वो वेलोसिटी u से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस दौरान जब ये इवेंट हुआ P, आपका फ्रेम S डैश जो है वो ऑलरेडी एक डिस्टेंस S इज़ इक्वल टू वी टी, यानी चूँकि वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो u t डिस्टेंस ऑलरेडी वो तय कर चुका था। तो अकॉर्डिंग टू S डैश जो पॉइंट P है, अगर वो उसके कोऑर्डिनेट निकाले इन टर्म्स ऑफ x तो वो क्या होंगे, या x इन टर्म्स ऑफ x डैश निकाले तो वो क्या होंगे। सो x इज़ इक्वल टू x डैश प्लस ऑफ यू टी। तो आप देखो कि ये जो टोटल डिस्टेंस x है जो कि s ने मेजर किया था, दिस विल बी द सम ऑफ x डैश जो कि s डैश ने मेजर किया है प्लस जितना s डैश इससे आगे मूव कर चुका है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, तो x विल बी इक्वल टू x डैश प्लस ऑफ यू टी, ठीक है। इसी तरह अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो जाहिर है हम यहाँ पर माइनस यू टी लिखते। तो अभी ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना कि ए कोऑर्डिनेट सिस्टम x से हम x डैश में आ गए या x डैश से हम x में आ गए। सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी। अब चूँकि जिस डायरेक्शन में बॉडी पैरेलल, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है सिर्फ उसी डायरेक्शन में लेंथ चेंज होगी, सो देयरफॉर सिर्फ x में ही चेंज आया, y और z डायरेक्शन की जो लेंथ्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ये आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इनको आपने याद रखना है। अब इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप टाइम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। टाइम जो है वो इधर, यानी जो हमारी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके अंदर ये कंसिडर करते थे कि टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों इवेंट जो है उनका टाइम जब दोनों लोग मेजर करेंगे, जो S डैश में है या S में है, दोनों ऑब्जर्वर जब टाइम मेजर करेंगे इस इवेंट का तो टाइम पे दोनों एग्री करेंगे, जबकि लेंथ्स जो हैं उनके ऊपर एग्री नहीं करेंगे, वो भी वो लेंथ्स जो कि पैरेलल हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो दिस इज़ दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने देखा कि करेक्ट नहीं है। टाइम डायलेशन होती है, लेंथ के साथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, टाइम डायलेशन होती है। सो वो सारे इफेक्ट्स जो है जब अंदर डालते हैं हम तो हमारे पास एक नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनती हैं, इनको भी आपने याद रखना है। सो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हैं वो आपके पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं। सो अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। सो अब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, जिसमें कि सेम वही सिस्टम है हमारे पास, यानी सिस्टम S है जो कि रेस्ट पे है और S डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी u के साथ। और अब हम जो इक्वेशन हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की थी उसी को हम चेंज करेंगे, और वो क्या थी कि x इज़ इक्वल टू एक्स डैश प्लस ऑफ यू टी। तो अब ये यू टी तो वैसे ही रहा, ये जो x डैश है this is the length measured in x in this frame of reference but with respect to x, ठीक है। सो यानी x ये देख रहा है कि जो x डैश है जो कि मेजर की है s डैश ने अपने रेफरेंस फ्रेम में, सो x के लिए ये जो लेंथ है ये कॉन्ट्रैक्टेड आएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम आप याद करेंगे जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो रेस्ट फ्रेम के ऊपर स्टैनले है उसके लिए जो वो रॉड की लेंथ थी वो कॉन्ट्रैक्टेड थी और उसके साथ एक फैक्टर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, लेंथ के साथ। सो इसी तरह यहाँ पर भी अगेन मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊँ कि दिस इज़ दी लेंथ मेजर्ड बाय s in of something that is happening in S dash. So therefore x according to x आपके पास जो S dash x dash होगी this will be contracted. So हम यहाँ पे simply x dash नहीं लिखेंगे बल्कि contracted x dash लिखेंगे. So we will multiply this with factor with this factor, ठीक है। Okay, so now ये आ गया आपके पास इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें ताकि हम यहाँ से x डैश निकाल सकें। तो x डैश अगर मुझे निकालना है तो इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे
और इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 37.18। अब एक और काम हम ये करते हैं कि हमें पता है कि जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशंस लिखी जाएंगी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जैसे आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, दूसरे से पहले में भी आ सकते हैं। यानी ये कि हमने ऊपर इक्वेशंस लिखी थी जो कोऑर्डिनेट आपके पास गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस थी, वो क्या थी कि x इज़ इक्वल टू एक्स डैश प्लस ऑफ यू टी, और y इज़ इक्वल टू वाई डैश, और z इज़ इक्वल टू z डैश। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हो तो ये तो है कि x जो है उसके x डैश के लिहाज से जो x ने कोऑर्डिनेट्स देखे, यानी जो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x डैश के लिहाज से क्या है। और अगर मुझे ये देखनी हो कि x डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं यानी x के लिहाज से, तो क्या करेंगे, सिंपली मैं लिखूँगी कि x डैश जो है वो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो x माइनस यू टी है। यानी अब मैं ये लिख रही हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा कि y डैश जो है वो y के इक्वल है और z डैश जो है वो z के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी ये है फॉरवर्ड वाली कि आप एस डैश एस के लिहाज से एस डैश के लिहाज से एस के कोऑर्डिनेट्स सॉरी, और इसी तरह ये है कि एस के लिहाज से एस डैश के कोऑर्डिनेट्स जो है वो सिंपल एस के लिहाज से, और ये सिंपल एस के कोऑर्डिनेट्स एस डैश के लिहाज से। सो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो हमें अलाउ करती हैं कि हम इस सिस्टम से इसमें चले जाएं या इससे इसमें वापस आ जाएं। ठीक है, तो सो इसी उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 37.18 लिखी। अब हम क्या करेंगे कि सेम इसी लॉजिक के ऊपर हम लिखेंगे एक इक्वेशन, इस वाली को हम चेंज करेंगे और हम लिखेंगे कि अब एस डैश के लिहाज से ये पूरा सिस्टम क्या बनेगा। तो क्या बनेगा वो होगा, इसको आप डैश लिख देंगे। ठीक है, ये चूँकि अब आपका जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर जब आप x इज़ इक्वल टू एक्स डैश प्लस यू टी था, तो वो x डैश इज़ इक्वल टू एक्स माइनस यू टी हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो और साथ ही चूँकि अब हम हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, और यहाँ पे हम टाइम डायलेशन का भी जिक्र करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम नहीं है। सो हम यहाँ पे टी डैश भी लगा देंगे, तो यू टी डैश, और ये सिंपल x बन जाएगा। ठीक है, और ये x डैश बन जाएगा। क्लियर है, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आई हैं दो डिफरेंट तरह से। सो एक तो इक्वेशन यहीं से आ गई आपके पास, और दूसरी इक्वेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से आपके पास आई है। तो चूँकि ये दोनों चीज़ें हैं तो एक्स डैश ही, देयरफॉर इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे ताकि जो हमारे पास इसके अंदर फिर आपके पास यहाँ पे टाइम रह जाएगा। ठीक है, चूँकि इनको इक्वेट करेंगे तो एक्स डैश जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास टाइम रह जाएगा। सो इसको देखते हैं कि आप इसको उठा के यहाँ पे रखें, आपके पास क्या आ जाएगा कि x माइनस यू टी, सो दिस विल बी इक्वल टू x माइनस यू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और ये कि आप यहाँ से चूँकि टी डैश हमें निकालना है तो टी डैश को आप इधर ही रहने दें, इस टी डैश को आप इधर रहने दें यू के साथ, जबकि बाकी ये सारा जो है इसको उठा के आप इधर ले आए। तो ये हो जाएगा अगर आप ऐसे करें कि ये जो टी है इसके साथ माइनस है, तो आप आप क्या करेंगे, इसको उठा के इस तरफ ले आएँ। सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू, हम इसको नोट पे करते हैं। सो यहाँ पर देखें कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। ठीक है, एक्स डैश, ये भी एक्स डैश था, ये भी एक्स डैश था, हमने इनको को इक्वेट कर दिया। और अब क्या किया कि ये जो क्वांटिटी है इसको उठा के हम इधर ले आएंगे और ये जो क्वांटिटी है इसको उठा के इधर ले जाएंगे। तो ये आपके पास ये सारी क्वांटिटी इधर माइनस में आ जाएगी और इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। और अब सिंपली इनका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, ये सारी चीज़ वैसे ही आ जाएगी ऊपर, यहाँ पे ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा, और प्लस दिस होल थिंग विद इसका और इसका जो रूट है वो ख़त्म होकर ये 1 पावर बन जाएगी। अब सिंपली इसको आपने कैंसिल कर दिया, ये यू टी है और यहाँ पर रहेगा आपके पास x इंटू यू स्क्वायर और सी स्क्वायर, वेयर यहाँ पर जो u था इसको उठा के आप इधर नीचे ले आएंगे।
और यहाँ से u कॉमन ले लें, इसके साथ u है, यहाँ से u कॉमन ले लें तो ये u जो है वो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा और t डैश आपके पास आ जाएगा इस सारे के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाता है ये चीज़, क्लियर है। सो ये आपके पास आ गई टी डैश की कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो यानी अब ना सिर्फ हमने जो है वो एक्स डैश वाई डैश और जी डैश को हम लिख सकते हैं, सो वाई और जी तो सारे सेम होंगे, एक्स डैश को लिख सकते हैं बल्कि टी डैश को भी लिख सकते हैं। तो यानी एक्स डैश की जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो ये रही, जबकि जो टी डैश की इक्वेशन है पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टी डैश नहीं था, अब हमारे पास टी डैश है तो उसकी इक्वेशन जो है वो ये रही। सो ऑल टुगेदर ये सारी इक्वेशन जो है वो इस तरह लिखी जाएंगी, दैट इज़ एक्स डैश इज़ इक्वल टू एक्स माइनस यू टी, तो यही था आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस यू टी डिवाइडेड बाई दिस, जबकि वाई और जी सेम रहेंगे और टी डैश जो है वो आपके पास यहाँ से आ गया दिस थिंग। और फर्दर डाउन आप इसको ज़ाहिर है एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आप ये 1 ओवर दिस होल बीटा को आप लिखेंगे 1 ओवर दिस थिंग, जबकि बीटा जो है वो आपके पास यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है, सो इसको आप लिखेंगे गैमा। सो बहरहाल ये आपके पास आ गया है एक्स डैश और टी डैश, इनको भी आपने याद रखना है। सो ये लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो दोनों इक्वेशंस को आपने याद रखना है, दोनों को साइड बाय साइड लिखें तो सिंपली अगर आप इसके नीचे से गैमा 1 ओवर गैमा का जो फैक्टर है ख़त्म कर दें तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रह जाती हैं। और जबकि टी जो है उसको आप याद रखें कि टी तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आता ही नहीं है। सो ये अगर आप क्रॉस कर दें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस जो हैं उसमें ये फैक्टर माइनस होता है, जबकि जो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस हैं उसमें एक्स के नीचे ये फैक्टर आएगा, इस तरह टी के नीचे आएगा और साथ में टी में ये ऊपर, ये तो सेम है लेकिन टी में ये चीज़ आएगी। सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इनको आपने डेरिवेशन भी और फार्मूलाज जो है उनको भी आपने याद रखना है।